नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक। आज हम अध्याय 2 नए राज्य व उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने भाग अध्याय 1 में अतीत के परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया था और अध्याय 2 में हम शासनकाल कितने वर्ष तक का रहा और उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के जन कल्याणकारी युद्ध नीति आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के शासनकाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नए राजवंश। 7वीं शताब्दी में कई नए राजाओं का उदय हुआ। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल व चोल व चौहानों आदि राजवंशों का उदय हुआ था। मानचित्र में हम इनका स्थान देखते हैं तो भारत के मध्य भाग में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है और इधर ही गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर जाके देखते हैं उत्तर की तरफ तो चहामन यानी चौहानों का शासन रहा है। और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना थी और राष्ट्रकूट जहाँ गोदावरी नदी का विस्तार था वहाँ पर राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित था। और पश्चिमी बंगाल की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाल साम्राज्य को देखते हैं। नए राज्य महाद्वीप यानी इस भारत में विभिन्न बड़े भूभागों पर बड़े बड़े भूस्वामियों का शासन था और योद्धा सरदार अपने अपने अस्तित्व में आ चुके थे, यानी अपना शासन अच्छे से स्थापित कर चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत राजा का शासनकाल बहुत विस्तृत होता था, अतः वो अपने शासन को संभालने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को देता था। तो कुछ भूस्वामी जमींदार होते थे, उन्हें उस समय सामंत के नाम से जाना जाता था और उन सामंत से राजा की ये उम्मीद रहती थी कि वे अपने राजा व स्वामी के लिए उपहार के रूप में कुछ लेके आए और जब भी वे उनके दरबार में हाजिरी दे। सामंत लोगों को राजा के दरबार में हाजिरी देना आवश्यक होता था और हाजिरी देते वक्त वो अपने स्वामी के लिए कुछ न कुछ उपहार के रूप में ज़रूर लेके आए, क्योंकि जो भी भूस्वामी यानी जो सामंत होते थे उस भू स्वामी यानी बड़ी ज़मीन का मालिक होने के कारण उसका ज़मीन का कर सामंत लोग ही इकट्ठा करते थे और वो कर राजा को चुकाते थे, कुछ अंश राजा को देते थे और उसके अलावा कुछ उपहार भी देते थे। तो राजा यही उम्मीद उनसे रखता था, साथ में ये भी रखता था कि वे उनकी सैन्य सहायता भी दे। जब राजा को युद्ध में कुछ आवश्यकता हो सैन्य की यानी सेना बल की, तो सामंतों के द्वारा ये सहायता उन लोगों राजा को दी जानी चाहिए। अधिक सत्ता व संपदा हासिल करने पर सामंत घोषित करते थे। अधिक सत्ता पाने पर, उनका अधिक शक्तिशाली हो जाने पर वो अपने इस महासामंत और महामंडलेश्वर की उपाधि के नाम से घोषित कर देते थे।
कभी कभी वे अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। स्वतंत्र हो जाना यानी स्वामी से उनकी शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। उनके पास सत्ता का स्वामित्व बहुत अधिक आ जाने पर वो अपने स्वामी से स्वतंत्र यानी कि वो अपने स्वामी के नेतृत्व में नहीं रहना पसंद करते थे और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर देते। जैसे दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत के दौरानों में चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट थे वो शुरुआती तौर पर तो वो चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति मजबूत होती गई। तो 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट अपनी स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था। राष्ट्रकूट का राजा था दंती दुर्ग, जिसने चालुक्यों को हराकर हिरण्यगर्भ नामक का एक अनुष्ठान संपन्न किया था। कुछ उद्यमी परिवार थे, वो अपने आप का राजशाही कायम रखने के लिए नए नए कौशल का इस्तेमाल करते रहते थे। वो राजशाही बने रहना चाहते थे। जैसे कदम मयूर शरणम ब्राह्मणों के द्वारा कर्नाटक क्षेत्र स्थापित किया गया था, उसी प्रकार से गुजर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मणों के द्वारा राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। राज्यों में स्वयं को महाधीराज त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। राजा लोग जब अच्छा कार्य एकदम बढ़िया प्रसिद्ध हो जाते थे तो उनको महाधीराज और त्रिभुवन की उपाधि से विभूषित किया जाता था। अच्छा काम करने पर किसी न किसी प्रकार की उपाधि मिलती थी। साथ ही वे सामंतों, किसानों और व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों को अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, यानी कि अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के लोगों को अपने साथ रखते थे। अपने जैसे सामंत लोग, किसान, व्यापारी, सामंत जो उनके भू स्वामी का संरक्षण यानी भूमि की देखरेख करते थे, किसान जो उस भूमि पर कार्य करते थे, व्यापारी जो कार्य सामानों को किसान उपलब्ध सामानों को बेचने का कार्य करते थे, ब्राह्मण जो यज्ञ अनुष्ठान कराने का कार्य करते थे। तो कुछ उत्पादन वर्ग भी हो गया, कुछ प्रशासनिक कार्य भी हो गए, कुछ धार्मिक कार्यों के लिए भी। इस प्रकार पूरे संगठनों को अपनी सत्ता की साझेदारी के रूप में वो साथ लेकर कार्य करते थे। राज्यों के उत्पादक वर्ग में पशुपालक, कारीगर और किसान, ये 3 वर्ग मुख्यतः आते थे, जिसके द्वारा वो इनके उत्पादन का कर उनसे लिया करते थे और उन्हीं करों के द्वारा नए नए संसाधन इकट्ठे करते थे। इन वर्गों से कभी कभी इस हिस्से का लगान भी वसूला जाता था। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार था, यानी कि जो भी इन तीनों वर्गों से कर लिया जाता था वह राज्य का बल को और अच्छा बनाता था। राजस्व वसूली करने के लिए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। राजस्व यानी जो ये जो काम उत्पादन वर्ग है इनसे कर वसूल करना है, तो उसके लिए किसी किसी ना किसी की एक नियुक्ति होनी जरूरी होती है। तो उन अधिकारियों में से राजा का जो परिवार के लोग होते थे उन्हीं में से ही इस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। फिर ये पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो वंशानुगत हो गई, यानी कि किसी का पिता इस पद पर है तो उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र ही इस पद पर स्वतः चुना जाता था, उसे वंशानुगत नीति कहा जाता है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्ति जिसकी प्रशंसा में लिखा गया एक पत्र। भूमि अनुदान, भूमि का दान दिया जाना। जब राजा लोग अच्छा कार्य करते थे तो उनके द्वारा एक उनके जो कवि या कुछ लेखक होते थे उनकी प्रशंसा में
कुछ प्रशस्ति पत्र लिखते थे। हम यहाँ पर नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करते हैं। कई शासकों की प्रशस्तियों में अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान किया जाता है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और ये ग्वालियर के अंतर्गत पाई गई थी। और इसमें प्रतिहार का जो शासक था नागभट्ट, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब राजा के पद पे नहीं थे, सिर्फ राजकुमार थे, तब भी आंध्र, सैंधव जो सिंध के नाम से जाना जाता है, विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, ये इसके जितने भी राजा थे वो नागभट्ट जब राजकुमार के पद पे था तो भी वो उनके सामने धराशायी हो गए थे, यानी इतने शक्तिशाली नागभट्ट की प्रशंसा की गई है। फिर उन्होंने कन्नौज के शासक को चक्रयुद्ध को विजित किया था। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनंत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, वत्स्य, मत्स्य आदि राजाओं को उसने पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार से नागभट्ट की प्रशंसा पत्र लिखा गया था। प्रशंसा पत्र कई प्रकार से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर ताम्र के प्रशंसा पत्र लिखे जाते थे, यानी तांबे के पत्रों पर ये प्रशंसा पत्र लिखे जाते हैं। ये सब ताम्र के पत्र है, ताम्र पत्र। इन पे राजाओं के प्रशंसा के लेख लिखे गए हैं। अब है भूमि अनुदान, यानी भूमि तो दान की गई थी, इसके साथ साथ राजा इसके अंतर्गत और क्या सम्मिलित करके दान करते थे। उसमें मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर और उसकी सीमा को चिन्हित करके उस व्यक्ति को बेचा जाता था या दान दी जाती थी। फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, खुली जगह, चारागाह का स्थान, नहर, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीनें आदि दान के अंतर्गत दी जाती थी। जिसे ये भूमि मिलती है, इससे कर वसूली कर सकता है, यानी जिसने ये भूमि दान की है, जो ए व्यक्ति है और उसने बी व्यक्ति को ये भूमि दान की है, तो भी ए व्यक्ति है वो उस भूमि का कर की वसूली करने का अधिकार रखता है। वह न्यायिक अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर भी वसूल कर सकता है। पान के पत्तों का कर, बुने हुए कपड़ों का कर, साथ में वाहनों पे लगने वाला कर और पक्की ईंटों से बनने वाले ऊपरी कमरे, बड़े कमरे भी बनवा सकता है। यानी कर तो इस प्रकार वसूल एक व्यक्ति कर सकता है और इस भूमि पर वो जिसको दान दी गई है वो वहाँ पर कमरे भी बनवा सकता है, झाड़ियाँ और पेड़ भी लगवा सकता है, सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है और पानी बर्बाद ना हो इसके लिए तटबंधों का भी निर्माण करवा सकता है आदि के साथ उस भूमि का वो उपयोग कर सकता है। कल हम इस अध्याय का आगे का भाग पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।